Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। देखो, सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सिंपल चैप्टर इसलिए कि फिजिकल का ये चैप्टर तो है, लेकिन तुमको यहाँ कोई न्यूमेरिकल जैसा कोई चीज नहीं आएगा। लेकिन ये चैप्टर पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं है तो किसी के दिमाग में ये चीज रहे कि बहुत थियोरिटिकल चैप्टर है और हमको शायद रटना होगा, वैसा कुछ नहीं है। इस चैप्टर को तुम एक रीजनिंग बेस्ड चैप्टर समझ सकते हो कि यहाँ हर स्टेटमेंट के पीछे एक कारण है और तुमको वो कारण को अच्छे से समझना है, तुमको उस रीजन को अच्छे से समझना है। इसीलिए हम बोले कि चैप्टर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। लेकिन आसान इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप चीजों को कनेक्टिंग वे में पढ़ेंगे और एक के साथ कनेक्ट करके उसको समझेंगे तो चैप्टर आपको काफी आसान लगेगा अपने लेवल पे, मतलब क्लास 12 के लेवल के कंपैरिजन में। सबसे पहला सवाल कि ये जो हम चैप्टर लिख रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब हम क्या समझेंगे। सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ नेचर ऑफ सरफेस एंड प्रोसेसेस टेक्स प्लेस ऑन सरफेस। किसी सॉलिड सरफेस का नेचर कैसा है और उसके सरफेस पे कौन कौन सा प्रोसेस यानी कौन कौन सा चेंजेस होता है, इस पूरे को आप पढ़ेंगे जब, तो जाहिर है आप ये भी पढ़ेंगे कि क्या फैक्टर है जो सरफेस के प्रोसेसेस को अफेक्ट कर सकता है। सरफेस पर जो फेनोमेनन होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन जो है वो है आपको एडजॉर्प्शन। तो आप यहाँ पर एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां सरफेस इन्वॉल्व होता है वो जिस समय कोलोइड बनता है, कोलोइड फॉर्मेशन में सरफेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए कोलोइड भी यहां पर बात करेंगे। और एक तीसरा टॉपिक जहां पर सरफेस इन्वॉल्व होता है यानी जो सरफेस फेनोमेनन का बहुत अच्छा एग्जांपल, हालांकि सरफेस फेनोमेनन और भी बहुत सारा है लेकिन तुमको जो तुम्हारे सिलेबस में है दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कैटालिसिस उनके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एंट्रेंस में तो कैटालिसिस भी होगा, सिर्फ एड्सॉर्प्शन और कोलोइड्स तो नहीं होगा बल्कि कैटालिसिस भी होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एड्सॉर्प्शन के लिए, लेकिन एड्सॉर्प्शन को समझ पाओ इससे पहले एक एग्जाम्पल देखो। मान लो तुम्हारे पास एक चौक का पीस है और चौक के इस पीस को इंक में, सपोज करो ब्लू कलर का इंक है और इंक में डीप करके रखते हो 5 मिनट्स के लिए और 10 मिनट्स के लिए, मतलब एक थोड़े लंबे समय के लिए आप इसको इंक में डीप करके रखते हैं। उसके बाद जब तुम चौक को ब्रेक करोगे तो यू विल फाइंड कि इंक पार्टिकल जो है वो अंदर भी चला गया और तुम्हारा जो पहले वाइट चौक था अब उसका कलर ब्लू हो गया, वो बाहर से भी ब्लू दिख रहा है और जब उसको ब्रेक करोगे तो अंदर भी इंक पार्टिकल्स है, यानी अंदर भी कलर जो है वो ब्लू हो गया, एकदम होमोजीनियस कलर चौक जैसा तुमको दिखता है बिल्कुल वैसा ही ये दिखेगा। ये जो प्रोसेस हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। अब तुम ये सोच रहे होगे कि एड्सॉर्प्शन बताते बताते ये सॉर्प्शन क्यों शुरू हो गया। सॉर्प्शन इसलिए शुरू हो गया कि सॉर्प्शन जब आप समझते हैं तो आप एड्सॉर्प्शन भी समझ पाएंगे। एक्चुअली अगर तुम इस चौक को 5 मिनट के जगह पर सपोज करो कि तुम 1 सेकंड के लिए बस इंक में डीप करते और डीप करके जो है तुरंत चौक को इंक से निकाल लेते, तो तुम ऑब्जर्व करते कि इंक पार्टिकल जो है वो सिर्फ सरफेस पे ही अटैच हुआ, इनर बल्क में नहीं जा पाया। ये जो प्रोसेस हुआ जब तुम चौक को सिर्फ 1 सेकंड के लिए इंक में डीप करके निकाले, सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली एडसॉर्प्शन। यानी आप ये कहते हैं कि एडसॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई फॉरेन पार्टिकल या तुम कह सकते हो कोई मॉलिक्यूलर स्पेसीज किसी सॉलिड सरफेस
सॉलिड सरफेस मीन्स व्हाट, सॉलिड के सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है. और यू कैन से adsorption is the phenomenon due to which a solid surface attracts and holds molecular species or foreign particle on its surface. यानी adsorption जो है वो एक तरह से कह रहे हैं कि it is a surface phenomenon, और इसीलिए तुम इस चैप्टर में डिटेल में जो हम लोग बात करेंगे वो adsorption के लिए ही बात करेंगे. अब सवाल है कि फिर ये सॉर्प्शन बीच में मैंने क्यों कहा, या उसके एग्जाम्पल को ही मैंने क्यों पहले बताया. ये सिर्फ ये बताने के लिए कि जब सॉर्प्शन हो रहा है तो देखो जो तुम्हारा इंक पार्टिकल है वो सरफेस पर तो एक्यूमुलेट हुआ ही, साथ ही साथ इनर बल्क में भी चला गया. तो जब कोई मॉलिक्यूलर स्पेसीज किसी सरफेस से पेनिट्रेट करता हुआ इनर बल्क में चला जाता है, then process is known as absorption. उसको हम लोग ऐड नहीं एब कह रहे हैं. यहाँ ऐड इसलिए कह रहे क्योंकि ये सरफेस पर सिर्फ ऐड हो रहा है, और ये कह रहे एब्जॉर्प्शन जहां पर मॉलिक्यूलर स्पेसीज या फॉरेन पार्टिकल जो है वो किसी सॉलिड के इनर बल्क में भी जा रहा है. तो सवाल है ठीक है, देन दिस इज बल्क फेनोमेनन, ये सरफेस फेनोमेनन नहीं हुआ. आई विल से यस दिस इज बल्क फेनोमेनन. और सॉर्प्शन किसको कह रहे हैं फिर, तो हम कह रहे हैं सॉर्प्शन तो एक्चुअली इसी दोनों का कॉम्बिनेशन है. सॉर्प्शन is combination of absorption and adsorption, or you can say when both adsorption and absorption takes place simultaneously, then process is called what, sorption. जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कॉटन पैक है और कॉटन पैक को ही तुम इंक में डीप करते हो, तो क्या होता है, कॉटन पैक को इंक पर डीप करते हो तो कॉटन पैक जो है वो इंक को एब्जॉर्ब भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है. दूसरा एग्जाम्पल जैसा मैंने यहाँ कहा कि अगर तुम चॉक को इंक में डीप करते हो और इंक जो है वो चॉक सोक करता है, तो यू कैन से सोकिंग ऑफ इंक बाय चॉक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉर्प्शन, बशर्ते कि आप थोड़े ज़्यादा टाइम इंटरवल के लिए उसको जो है डीप करके रखे. ऐसा नहीं कि बस डाला और इमीडिएटली निकाल लिया. सॉर्प्शन तुम उस समय भी देखते हो जब हम लोग लिक्विड डिटर्जेंट से मान लो किसी बर्तन को क्लीन करते हैं, तो क्या करते हो, स्पंज जब तुम लिक्विड डिटर्जेंट में या वाटर में जब तुम स्पंज को डाल रहे हो तो शुरू में जो हुआ वो एब्जॉर्प्शन हुआ, और फिर धीरे धीरे वाटर जो है इनर बल्क में भी चला गया, यानी एब्जॉर्प्शन भी हो गया. और जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है तभी हम लोग उसको सॉर्प्शन कहते हैं. अब एक बात यहाँ ध्यान से समझना, अगर कोई सॉलिड सरफेस है तो एड्सॉर्प्शन तो होगा ही होगा, यानी एड्सॉर्प्शन इज यू कैन से स्पॉन्टेनियस, ये तो होगा ही. सॉलिड सरफेस है या इवन लिक्विड में भी होता है, हालांकि वो थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट एरिया हो गया तो तुमको लिक्विड सरफेस का एड्सॉर्प्शन अभी बात नहीं करेंगे. आप ये समझिए कि अगर एक सॉलिड सरफेस है तो वो किसी लिक्विड को या गैस पार्टिकल को या किसी दूसरे सॉलिड को अपने सरफेस पर अटैच करवाता है, एंड दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ये हमेशा होगा. जैसे और कुछ नहीं समझ पाओगे तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जिसको तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे. सुनते होगे मम्मी हमेशा कहती होंगी जब भी डस्टिंग करती होंगी तो कहती होंगी कि हर दिन साफ करते हैं फिर भी अगले दिन पता नहीं इतना डस्ट कहाँ से जमा हो जाता है. तो वो जो डस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है आइदर ऑन वुडन फर्नीचर और ग्लास मटेरियल, तो वो जो ग्लास और वुड पे जो डस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है दैट इज ऑल्सो यू कैन से एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन. लेकिन एब्जॉर्प्शन हमेशा नहीं होगा. एब्जॉर्प्शन तभी हो सकता है जब तुम्हारे सरफेस में पोर्स हो, और ये आपका सरफेस है और सरफेस में पोर्स हो जिससे कि जिस पोर्स से कि जो मॉलिक्यूलर स्पेसिस था वो छोटा हो ताकि वो पोर से अंदर बल्क में जा पाए, देन ओनली एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल. ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन हमेशा होने लगेगा. अगर पोर जैसे ग्लास पर अगर तुम वाटर डालोगे स्प्रिंकल करोगे तो वाटर अंदर नहीं जा पाएगा ग्लास से. व्हाई? बिकॉज सरफेस इज वेरी स्मूथ. तो
कंडीशन बहुत अच्छे से समझिए कि एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये हमेशा होगा, भले कम हो या ज्यादा हो लेकिन होगा. बट एब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस ओनली द पोर साइज ऑफ सरफेस विल अलाउ द मॉलिक्यूलर स्पेसीज और फॉरेन पार्टिकल टू गेट इनटू द बल्क, तभी एब्जॉर्प्शन होगा. एक और एग्जाम्पल हम एड्सॉर्प्शन के लिए कहेंगे. वैसे तो एड्सॉर्प्शन के लिए तुम खुद से भी बहुत सारा एग्जाम्पल जो है डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, तो एक आध बताने से तुम्हारे दिमाग में और भी बहुत सारा एग्जाम्पल क्लिक होगा. और उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज, आज ऐसे जनरली हम कमेंट लिखने नहीं कहते हैं, लेकिन सारे लोग एक एक एड्सॉर्प्शन का जो एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में आज लिखोगे. देखो ये सिलिका जेल शूज जब तुम लेते हो तो शूज के बॉक्स में या लेदर का कोई आर्टिकल लेते हो तो उस बॉक्स में तुमको ये सिलिका जेल का एक पाउच डला हुआ मिलता है. ये क्यों मिलता है? बिकॉज सिलिका जेल जो है इट्स वेरी गुड एड्सॉर्बेंट, यानी एक तरह से ये समझो कि ये बहुत अच्छा एड्सॉर्प्शन शो करता है फॉर मॉइस्चर. वाटर मॉलिक्यूल को ये अपने सरफेस पर ऐड करवाता है. और जब कोई मॉलिक्यूलर स्पेसीज, कोई फॉरेन पार्टिकल किसी सॉलिड के सरफेस पर आकर के अटैच हो सिर्फ सरफेस पर, तो उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कह रहे हैं? एड्सॉर्प्शन. देखो कि यहां तक तुम समझ पाए हो कंटेंट को. ये अगर सिलिका जेल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल को सिर्फ अपने सरफेस पे ऐड करवाता है. और जब फॉरेन पार्टिकल केवल सरफेस पे ऐड हो तो हम लोग उसको क्या कह रहे हैं? एड्सॉर्प्शन. जबकि यही चीज अगर कैल्शियम कार्बन क्लोराइड होता तो क्या कहा मैंने? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर को अंदर बल्क में जाने देता, अलाउ करता, बल्क तक वो जो है वाटर चला जाता. देन प्रोसेस इज व्हाट? एब्जॉर्प्शन. जब एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन एक साथ होता है साइमल्टेनियसली, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन. यानी सरफेस पे भी फॉरेन पार्टिकल या मॉलिक्यूलर स्पेसीज अटैच हो और इनर बल्क में भी चले जाए. क्योंकि पोर का साइज बड़ा है तो इनर बल्क में भी अलाउ हो गया. और अभी बताएंगे कि एड्सॉर्प्शन तो सरफेस का प्रॉपर्टी है, वो तो होना ही होना है. अगर समझ पाए हो तो फटाफट एक एक एड्सॉर्प्शन का जो है वो एग्जाम्पल लिखो. एक आध एग्जाम्पल हम और बताते हैं ताकि तुम थोड़ा और सोच पाओ कुछ. जैसे वॉल पे जब हम लोग पेंट करते हैं तो पेंट केवल सरफेस पे ऐड हो रहा, वॉल के सरफेस पर, वो इनर बल्क पे नहीं जा रहा, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन. जब आप पॉलिश करते हैं शूज के ऊपर तो वो पॉलिश भी केवल सरफेस पे अटैच हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन. नाउ यू थिंक सम एग्जाम्पल एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज है वो सिर्फ सरफेस पर है तो कहते हैं एड्सॉर्प्शन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. क्यों हेट्रोजीनियस कह रहे हैं? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल इज मोर ऑन द सरफेस ओनली. जबकि एब्जॉर्प्शन में क्योंकि वो थ्रू आउट बल्क जो है वो इक्वल कंसंट्रेशन हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं होमोजीनियस. होमोजीनियस सिंपली मीन्स वो अच्छे होमोजीनियसली वो स्प्रेड हो रहा है और कुछ नहीं. यानी हम कह रहे हैं यहाँ पर इक्वल कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द बल्क, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज और यू कैन से फॉरेन पार्टिकल थ्रू आउट द बल्क. ठीक है. जबकि यहाँ क्या कहा कि वो सिर्फ सरफेस पर ही होगा, सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बल्क में है ही नहीं. अब जब तुम एड्सॉर्प्शन समझ गए तो दो और टर्म है जो एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड है जो तुमको समझना चाहिए. मैंने क्या कहा कि अगर ये एक सॉलिड सरफेस है, जैसे एक एग्जांपल मैं और कह रही हूँ, ये जैसे पेपर है और पेपर के ऊपर हम लोग इंक से लिख रहे हैं तो इंक पार्टिकल्स के सरफेस पे ऐड हो रहा है ना. पेपर का क्वालिटी खराब होगा तो वो अंदर भी चला जाएगा. क्वालिटी खराब मतलब पेपर अगर ज्यादा पोरस है तो दूसरे तरफ भी चला जाएगा, देख पा रहे हो है ना. और अगर पेपर का क्वालिटी बड़ा अच्छा है यानी थोड़ा थिक है तो फिर वो बल्क में नहीं जा पाएगा. अगर स्मूथ पेपर है तुम्हारा, शाइनी ग्लॉसी पेपर है, तो वो इनर बल्क में नहीं जा पाएगा. तो मैंने इसलिए कहा कि एब्जॉर्प्शन होने के लिए पोर का साइज जो है दैट मैटर्स. क्योंकि एड्सॉर्प्शन आपको डिटेल में पढ़ना है. और क्यों डिटेल में पढ़ना है? बिकॉज दिस इज सरफेस फेनोमेनन एंड वी आर स्टडिंग सरफेस केमिस्ट्री. इसलिए हम लोग अब आगे इसको ही बढ़ाएंगे. ये दोनों सिर्फ तुमको डिफरेंस समझाने के लिए था. तो देखो, जो सॉलिड सरफेस होता है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा, हम लोग उस सॉलिड सरफेस को कहते हैं एडसॉर्बेंट.
कोई कहता अगर एब्जॉर्प्शन के लिए बात करते तो क्या कहते, तो उसको एब्जॉर्बेंट कहते हैं, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप जो है इस पर ही फोकस करिए तो दैट विल बी बेटर। सॉलिड सरफेस को जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है यानी फॉरेन पार्टिकल आकर के एक्यूमुलेट करता है, हम लोग उसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। नाम को जरा ध्यान से समझो क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो फॉरेन पार्टिकल आकर के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है, हम लोग इस फॉरेन पार्टिकल को या इस मॉलिक्यूलर स्पेसीज का नाम हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट। ओनली स्लाइट डिफरेंस इज देयर। इसको एडजॉर्बेट कह रहे और इसको एडजॉर्बेंट कह रहे थे। एड्सॉर्प्शन में दो चीज इन्वॉल्व है, एक एड्सॉर्बेंट और एक एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट वो जैसे बोर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्बेंट, और चॉक को उसके ऊपर घिस रहे हो तो दैट इज एड्सॉर्बेट। वॉल हो गया एड्सॉर्बेंट और पेंट हो गया एड्सॉर्बेट। शूज का जो सरफेस है दैट इज एड्सॉर्बेंट, और पॉलिश इज एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्बेट। ये सिलिका जेल जो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करेगा, सो दिस इज एड्सॉर्बेंट क्योंकि ये अपना सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स या मॉइस्चर जो है वो हो गया एड्सॉर्बेंट। एक और चीज है जो एड्सॉर्प्शन को एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट बनाता है। जब एड्सॉर्प्शन प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन है यानी सरफेस के ऊपर ही वो प्रोसेस हो सकता है, तो जब एड्सॉर्प्शन शुरू होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है यानी होगा ही, क्यों होगा वो बात करते हैं आगे। लेकिन जब शुरू होता है, जब तुम्हारे पास पूरा सरफेस अभी वैकेंट है टू एकोमोडेट और टू एक्यूमुलेट एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, तो एड्सॉर्प्शन जरा फास्टर रेट से होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक हॉल में मान लो 100 चेयर्स है और 100 चेयर्स पूरा अभी वैकेंट है, तो जो बैठने वाले आएंगे वो आते गए बैठते गए आते गए बैठते गए, लेकिन यानी थोड़े फास्टर स्पीड में वो बैठ सकते, जैसे ही आए उनको सारा चेयर वैकेंट मिल रहा है वो एक एक करके बैठना शुरू की। लेकिन मान लो अब 75 और 80 चेयर्स आर नाउ ऑक्यूपाइड, यानी मैक्सिमम सरफेस इज नाउ कवर्ड विथ एड्सॉर्बेट और बीच बीच में कहीं कहीं पर चेयर जो है वो वैकेंट है। तो अब जिस स्पीड में लोग आएंगे उस स्पीड में वो चेयर को फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा चेयर ऐसा होगा जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगा। ठीक वैसे ही जब एड्सॉर्प्शन शुरू होता है तो वो थोड़े फास्टर स्पीड से होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंटरवल बीतता जाता है, क्योंकि सरफेस आपका कवर्ड होता जाएगा, मान लो यहाँ कोई मॉलिक्यूल आया तो उसको यहाँ सरफेस नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ आया तो उसको सरफेस मिल रहा है, तो इसीलिए कह रहे कि आफ्टर सम टाइम व्हेन सरफेस इज कवर्ड विथ एड्सॉर्बेंट देन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम स्लो, तब एड्सॉर्प्शन थोड़ा धीरे हो जाता है। जबकि जब हम लोग एब्जॉर्प्शन के लिए बात करते हैं तो कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, जिस स्पीड से वो शुरू हुआ उसी स्पीड से वो चलता रहेगा, क्योंकि पोर का साइज तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा ना, आपके सरफेस का जो पोर का साइज है वो थ्रू आउट वैसे ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि अचानक से पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब सवाल है कि एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्यों एड्सॉर्प्शन जो है वो होता ही है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि याद करो जब तुम सरफेस टेंशन पढ़े थे क्लास 11 के फिजिक्स में, हालांकि सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, आप उसको वहां पर लिक्विड से कंपेयर कर रहे थे, लिक्विड का एग्जाम्पल ले रहे थे। यहाँ पर हम कहेंगे उसी लिक्विड के सरफेस टेंशन वाले प्रॉपर्टी को तुम याद करो तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है, यानी हर सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्यों होता है। क्या पढ़े थे वहां, याद करो कि जो बल्क में मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उसको चारों तरफ से दूसरा सिमिलर, मान लो ये वाटर है तो वाटर का जो बल्क का मॉलिक्यूल होगा, बल्क मतलब कोई किसी इनर लेयर का जो मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। लेकिन जो तुम्हारा सरफेस लेयर होगा, सरफेस लेयर मतलब हम बात कर रहे फ्री सरफेस, जिसको हम लोग फ्री सरफेस कहते हैं। फ्री सरफेस कहने का मतलब तुम क्या समझोगे, फ्री सरफेस का मतलब तुम समझोगे एलओसी।
LOC मतलब क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल। मान लो हम लोग बात करें इंडिया पाकिस्तान LOC, तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एक तरफ से तुम कह सकते हो इंडिया को देख रहा है और एक तरफ से वो पाकिस्तान को देख रहा है। या किसी स्टेट का अगर लाइन है, बाउंड्री है, तो वो एक तरफ से दूसरे स्टेट को देख रहा है और एक तरफ से दूसरे स्टेट को देख रहा है। मान लो तुम और अपने पड़ोसी के घर के कॉमन वॉल के लिए बात कर रहे हो, तो एक तरफ तुम्हारा घर है और दूसरा तरफ तुम्हारे पड़ोसी का, नेबर का वॉल है। तो एग्जैक्टली वैसा ही ये फ्री सरफेस है। अगर ये वाटर था, एक ग्लास पानी लेते हो, तो जो पानी का एकदम टॉप मोस्ट लेयर है, दैट इज फ्री सरफेस, उसी को फ्री सरफेस कहते हैं। तो क्या है, इस तरफ मान लो हम यहाँ एकदम टॉप सरफेस वाले एक वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, तो उसके इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, नीचे वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है? ऊपर तो एयर है, ऊपर तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है ना। द क्वेश्चन इज कि इससे हो क्या जाएगा? आई विल से देखो हो क्या जाएगा। जो तुम्हारा बल्क वाला मॉलिक्यूल था, बल्क वाले मॉलिक्यूल को इस तरफ से एक मॉलिक्यूल जो है अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अगर तो इस तरफ से भी अट्रैक्ट कर रहा है। ऊपर से अगर कोई खींच रहा है तो नीचे से भी खींच रहा है, इस तरफ से कोई खींच रहा है तो इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से कोई खींच रहा है तो इधर से भी कोई खींच रहा है। यानी अगर हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ इस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, नेट अट्रैक्शन कितना लग रहा है, तो आंसर विल बी 0। नेट फोर्स इस पर कुछ भी नहीं लग रहा। फिजिक्स के लैंग्वेज में आप इसी को कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में होगा, और हम लोग यहाँ पर कहेंगे ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। यानी ये मॉलिक्यूल अपने जगह से, इसको कहीं आने जाने का कोई झंझट नहीं है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो लोग बॉर्डर पे हैं उनके दिमाग पर हमेशा एक प्रेशर है, लेकिन जो ईदर पार्ट में है, किसी भी स्टेट के या किसी भी कंट्री के, उनके दिमाग में उतना टेंशन नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर पे है उसके सर पर हमेशा एक टेंशन मंडरा रहा है। तो ठीक वैसे ही जो सरफेस मॉलिक्यूल है, अगर उसको तुम ध्यान से देखोगे तो उस पर भी हमेशा एक फोर्स लग रहा है। देखो इस तरफ वाला जो है फोर्स, इसको भले कैंसिल कर दे, लेकिन ये तो अपने तरफ खींच रहा है, ये तो अपने तरफ खींच रहा है, अपवर्ड कोई फोर्स नहीं है। यानी यहां पर हम कह रहे कि एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। जैसे यहां कह रहे थे नेट फोर्स 0 बल्क वाले मॉलिक्यूल के लिए, यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं है, यहाँ नेट फोर्स डाउन साइड में लग रहा है, जो कि चाहेगा कि मॉलिक्यूल को खींच करके नीचे लेकर के आए। ये तो लिक्विड का केस था। सॉलिड में भी तो ऐसा होगा। सॉलिड में भी तो जो बल्क वाला एटम है या मॉलिक्यूल है, उसके चारों तरफ से उसको दूसरा सिमिलर मॉलिक्यूल जो है या एटम सराउंड कर रहा है, जबकि सरफेस वाला जो एटम मॉलिक्यूल या आयन है, उसको अपर पार्ट से तो कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन डाउनवर्ड पुल उसको मिल रहा है। और सॉलिड में तो ये डाउनवर्ड पुल जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, बिकॉज सॉलिड में तो और मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस जो है वो क्लोजली पैक्ड है, तो जाहिर है और ज्यादा वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। और मॉलिक्यूल पर, सरफेस मॉलिक्यूल पर हमेशा अगर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता रहेगा, तो तुम इसी को फिजिक्स में कहते हो कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, और इस वजह से सरफेस टेंशन अराइज करता है। अब सरफेस टेंशन वाले पार्ट में हम नहीं जाएंगे, हम एड्सॉर्प्शन वाले पार्ट में अब तुमको लाते हैं कि क्योंकि यहाँ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी सरफेस मॉलिक्यूल जो है तुम कह सकते हो कि स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इस नेचर में हर कोई स्टेबिलिटी पाना चाहता है, और चाहना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नेचर ही हमेशा स्टेबिलिटी को फेवर करेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। हम लोग कहते हैं कि अगर मान लो लाइफ को कनेक्ट करके देखो, तो जो डेथ है दैट इज द अल्टीमेट स्टेबल पोजीशन और सिचुएशन, और इसीलिए नेचर तुमको एक छोटे बच्चे को पहले बड़ा करके, ग्रो करके, और फाइनली लेकिन डेथ पर ही लेकर के जाती है। क्यों? क्योंकि उस तरफ आपको स्टेबिलिटी है, बड़ा आराम है, उसके बाद पूरा दुनिया में हाहाकार मच जाए लेकिन आपके ऊपर कुछ उसका असर नहीं होता। यानी आप एकदम मोस्ट स्टेबल स्टेट जो लाइफ का होता है उसको आप अचीव कर लेते हैं, और नेचर हमेशा साइकिल को उस तरफ ही लेकर के जाती है। तो ठीक वैसे ही ये मॉलिक्यूल भी चाहेगा कि हम स्टेबल हों। ये कोई पाप थोड़ी क्या है कि इनर बल्क वाला जो है वो स्टेबिलिटी में रहेगा और ये जो है हर हमेशा टेंशन में रहेगा। ये भी तो चाहेगा कि ये स्टेबल हो पाए। अब तुम कहोगे लिक्विड में भी तो चाह रहा था टीचर, फिर वहां पर सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्यों अराइज किया? हम कहेंगे लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होता है,
और हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। वो कबूतर वाली कहानी सुने हो ना, कि जब सारे कबूतर मिल करके एक साथ फोर्स लगाए तो जाल को लेकर के उड़ गए। लिक्विड में क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है तो अल्टीमेटली उसको सरफेस टेंशन को झेलना पड़ता है, यानी सरफेस, फ्री सरफेस का साइज जो है हम लोग कहते हैं वो छोटा होता है। जितना ज्यादा आपका सरफेस टेंशन होगा जिस लिक्विड का, समझ जाओ कि वहां पर जो है ड्रॉप उतना छोटा बनेगा साइज का। लेकिन ये सॉलिड है जहां पर मॉलिक्यूल्स बड़ा पास पास है, तो जाहिर है बड़ा यूनिटी भी है उसमें, इसलिए ये अपना तोड़ खोज ले रहा है। क्या तोड़ खोज ले रहा है कि डाउनवर्ड फोर्स को अगर हमको कंपनसेट करना है और खुद को स्टेबल बनाना है तो हमको ऊपर तरफ भी फोर्स लगना चाहिए। यही ना, अगर डाउन को आप कंपनसेट करना चाह रहे तो अप साइड भी फोर्स लगना चाहिए। अब तुम याद करो न्यूटन क्या बोल कर गए हैं। न्यूटन बोल कर गए हैं कि तुम अगर चाहते हो कि कोई तुमको खींचे, जो कि ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल चाह रहा है कि हमको कोई ऊपर से खींचता, ताकि ये दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाता, जीरो हो जाता और हम भी स्टेबल हो जाते। तो न्यूटन कहते हैं कि अगर कोई, आप चाहते हैं कि कोई आपको खींचे तो जवाब में आप भी उसको खींचिए। तो बस यही कारण है कि सॉलिड सरफेस जो है दूसरे मॉलिक्यूलर स्पेसीज को अट्रैक्ट भी करता है और अपने सरफेस पर होल्ड भी करता है। तो क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जवाब में ये भी रिएक्शनरी फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा और फाइनली ये और ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा एंड सरफेस मॉलिक्यूल विल कम इनटू यू कैन से स्टेबल स्टेट, और वो भी स्टेबल हो जाएगा। यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि एड्सॉर्प्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, भाई क्यों स्पॉन्टेनियस है, तो आपको क्या कहना चाहिए कि बिकॉज सरफेस पार्टिकल्स और सरफेस मॉलिक्यूल, एटम और आयन जो भी आप कह रहे हैं, बिकॉज सरफेस पार्टिकल्स आर नॉट स्टेबल, और बिकॉज सरफेस इज नॉट स्टेबल, आप ये भी कह सकते हैं सरफेस पार्टिकल्स आर नॉट स्टेबल और दे आर अनस्टेबल। सो इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी वो फॉरेन पार्टिकल को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे क्या करता है, होल्ड करता है। अब देखो सिचुएशन क्या हुआ, ये था सरफेस पार्टिकल, ये पहले था अनस्टेबल, और तुमको ये चीज हम कम से कम 10-15 बार तो जरूर बताए हैं, शायद हर एक चैप्टर के लेक्चर में ये चीज कहते हैं कि देखो अनस्टेबल होने का मतलब होता है एक्टिव होना, और स्टेबल होने का मतलब होता है इनएक्टिव होना, आराम फरमाना। एनर्जी है तो वो बहुत एक्टिव होगा, एनर्जी नहीं है तो वो आराम फरमाएगा, क्योंकि है ही नहीं तो एक्टिव कैसे होगा, एक्टिव मतलब रिएक्टिव कैसे होगा। तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब ये आराम नहीं फरमा रहा, ये एक्टिव है, एक्टिव है तभी तो दूसरे को खींच के अपने सरफेस पे अटैच करवा रहा था। अगर हम कहते हैं अनस्टेबल है सरफेस, यानी उसका स्टेबिलिटी कम है, यानी उसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा है। अपने तरफ से समझो एक एग्जाम्पल के लिए कि सपोज करो इस सरफेस का एनर्जी अभी हम मानते हैं 200, मान लो 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, सो 200 किलो जूल पर मोल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब ये क्या किया, ये फॉरेन पार्टिकल को लाया और अपने सरफेस पर ऐड करवाया, यानी ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया। ये फॉरेन पार्टिकल को बुलाया अपने तरफ और बुला करके अपने सरफेस पे अटैच करवा लिया। नाउ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। क्योंकि तुम कह रहे हो कि अब ये स्टेबल हो गया, जो फॉरेन पार्टिकल होगा उसके आने के वजह से जो सरफेस पार्टिकल, ठीक है ये अब स्टेबल नहीं है, लेकिन ये सरफेस तो स्टेबल हो गया ना जी, जो पहले अनस्टेबल था। नाउ सरफेस बिकम स्टेबल। यहां से समझ में आ रहा कि अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया, इसका मतलब है एनर्जी जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले 200 किलो जूल था, मान लो अभी 200 से थोड़ा कम, कुछ भी कंसीडर कर लो, चलो 150 किलो जूल पर मोल। पहले सरफेस का एनर्जी था 200, अभी हो गया 150, तो 50 जूल गायब तो नहीं हुआ ना, पड़े हो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अपने आप वो जादू दिखा के गायब कहीं नहीं हो गया होगा, उतना एनर्जी यहाँ से रिलीज हो गया होगा सराउंडिंग को, क्योंकि आप जिसको सिस्टम मान रहे हैं सरफेस को, उसका एनर्जी कम हुआ तो सराउंडिंग को गया होगा। यानी यहाँ 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ होगा। रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच का साइन कैसा, निगेटिव, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि आप डेल्टा एच निकालते फाइनल, फाइनल इज 150 माइनस इनिशियल 200,
सो 150 माइनस 200 इज माइनस 50 किलो जूल। और क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है इसीलिए, और निगेटिव क्यों आ रहा है, जाहिर है स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इस वजह से प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, सरफेस का एनर्जी डिक्रीज हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जब कभी भी एड्सॉर्प्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रहा है, सरफेस का इंक्रीज हो रहा है। यस, स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस इंक्रीजेस, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। देखो कि तुम यहां तक अच्छे से समझ पाए हो। अब देखो एक जो क्वेश्चन होता है कि ठीक है चलो हम स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से तो समझ गए कि एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर हमको यही चीज थर्मोडायनामिकली ये बात बताना है कि व्हाई एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, आप एनालिसिस करके समझ गए कि भाई हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, एड्सॉर्प्शन के बाद स्टेबिलिटी बढ़ता है तो इसको खुद से हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है थर्मोडायनेमिकली, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का साइन क्या आना चाहिए था, नेगेटिव। तो ये कैसे नेगेटिव है, अगर हम ये समझना चाहें कि वाई डेल्टा जी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव, तो ये कैसे समझ पाएंगे। हम कहेंगे देखो ये समझना भी तुमको यहां से बड़ा आसान है, क्योंकि तुम डेल्टा जी लिखते ही क्या थे, तुम लिखते हो डेल्टा जी, याद करो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। केवल चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो, बस तुमको सब समझ में आएगा। इतना कनेक्टेड ही है ना सब कि एक सवाल का जवाब दोगे फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा, उसका जवाब दोगे एंड टॉपिक जो है वो तुम्हारा कंप्लीट होता जाएगा। तो हम यहां से तो आप जान गए कि एड्सॉर्प्शन जब भी होगा डेल्टा एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब सवाल है कि इसमें और भी तो टर्म है, डेल्टा एस याद करो इंट्रोपी बताता था, रैंडमनेस या डिसऑर्डर, तितर बितर। अब अगर हम तुमसे ये पूछेंगे कि देखो भाई ये था इनिशियल एड्सॉर्बेट फॉरेन पार्टिकल और ये है उसका फाइनल सिचुएशन, देख करके खुद ही बताओ कि ये तुमको ज्यादा ऑर्डर लग रहा है इनिशियल कंडीशन या फाइनल कंडीशन ज्यादा ऑर्डर लग रहा है। देखो ये समझ में आ रहा है कि जो एड्सॉर्बेट पार्टिकल है पहले इधर उधर छितराया हुआ था, तितर बितर था, यानी डिसऑर्डर फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही वो सरफेस से आकर के अटैच हो गया अब वो ऑर्डर फॉर्म में आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तरफ जब हम आ रहे हैं तो रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सिस्टम बिकम्स मोर ऑर्डर। रैंडमनेस डिक्रीज होने का मतलब है, रैंडमनेस के लिए तो हमारे पास वर्ड था इंट्रोपी, यानी इंट्रोपी व्हाट डिक्रीजेस। ये अगर इनिशियल इंट्रोपी था और ये फाइनल इंट्रोपी है तो हम कहेंगे फाइनल इंट्रोपी इज लेस देन इनिशियल इंट्रोपी। पहले रैंडमनेस ज्यादा था बाद में कम हो गया। अगर हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्योंकि इनिशियल बड़ा है सो साइन विल बी व्हाट, नेगेटिव। तो ये भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि एड्सॉर्प्शन के केस में व्हाट इज द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका साइन नेगेटिव है। एड्सॉर्प्शन में सारे चीज का साइन ही नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव। अब देखो यहाँ क्या होगा, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है और ये देखो टी के आगे का साइन भी तुमको माइनस दिख रहा है, सो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हो, ये माइनस और ये माइनस मिल करके पॉजिटिव। अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव अगर हो गया तो अब तुम्हारे पास दो तरह का साइन है, एक डेल्टा एच वाला टर्म नेगेटिव और ये पूरा टर्म पॉजिटिव। डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। अगर हम कहेंगे लो टेम्परेचर है यानी टेम्परेचर अगर आपका कम है
तो उस केस में क्या होगा, टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा हो जाएगा और डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा हो जाएगा। एंड इफ डेल्टा एच, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच इज ग्रेटर, तो साइन तो इसी का आएगा, इसका साइन निगेटिव है। सो इन दैट केस डेल्टा जी विल बी व्हाट, निगेटिव। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है एड्सॉर्प्शन में, क्योंकि डेल्टा जी का साइन आ रहा नेगेटिव, सो इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये हम लो टेम्परेचर का कंडीशन लिखें। अगर हम टेम्परेचर राइज करें तो डीसॉर्प्शन होने लग जाएगा, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर राइज करोगे तो डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव आने लगेगा। और क्वाइट ऑब्वियस है, आगे इस चीज को बात भी करेंगे कि अगर तुम टेम्परेचर राइज करोगे तो ये जो एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये सब भागना शुरू हो जाएगा बाहर, और वो जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डीसॉर्प्शन। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, या कहो स्केप कर जाए जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस से, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। दूसरे तरह से ये भी कह सकते हो, दिस इज रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। और हम क्या बोले हैं, रेट ऑफ डीसॉर्प्शन जो है वो आपका इंक्रीज करेगा। डीसॉर्प्शन यहीं पर लिख दे रहे हैं, डीसॉर्प्शन इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर आप क्या करवाएंगे, राइज करवाएंगे। क्यों, वो चीज यहीं से तुमको हम समझाए हैं कि जैसे ही तुम टेम्परेचर ज्यादा करोगे, बढ़ा लोगे, तो इस टर्म का जो मैग्नीट्यूड है यानी टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाएगा, और फिर डेल्टा जी का साइन क्या आने लगेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब नाउ प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस इन दिस डायरेक्शन, बल्कि वो रिवर्स में जाएगा। रिवर्स फेनोमेनन इज कॉल्ड व्हाट, सॉर्प्शन। यानी इस तरफ एड्सॉर्प्शन है तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये बैक वाला जो है वो क्या है, डीसॉर्प्शन। इसीलिए कहा कि टेम्परेचर अगर राइज करोगे तो डीसॉर्प्शन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। You can say process of increasing adsorption power of adsorbent is called activation of adsorbent। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर ये एक एड्सॉर्बेंट है, ये कोई सॉलिड सरफेस है, तो अगर हम इसके एड्सॉर्प्शन पावर को इंक्रीज कर दें। अब कोई कहेगा एड्सॉर्प्शन पावर इंक्रीज करने का क्या मतलब, मान लो इसका मास है m और इस पर जो एड्सॉर्बेंट पार्टिकल आ रहा था, सपोज करो उसका मोल्स या मास, जिस भी टर्म में आप बात करें, दैट इज x। सो दिस x by m is called amount of adsorption, या इसी को हम लोग कहते हैं rate of adsorption। और आप ये कह सकते हैं either amount और you can say rate of adsorption। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या हुआ, एड्सॉर्बिंग पावर एड्सॉर्बेंट का इंक्रीज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी तरीके से यूनिट मास को अगर हम 1 यूनिट ले ले, तो यहां से तुम समझ पा रहे हो कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल डिपेंड ऑन मोल्स ऑफ एड्सॉर्बेंट। यानी जितना ज्यादा, अगर हम कहते हैं कि ये 1 यूनिट मास है, तो अगर मेरे पास सेम 1 यूनिट मास ये भी है, तो देख करके बताओ जरा कहां पर ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो तुम समझ रहे हो यहां पर ज्यादा हो रहा है, यहां कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज मोर इन कंपैरिजन टू दिस। कैसे पता चला, यहां अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज मोर इन कंपैरिजन टू दिस, कैसे पता चला, इसलिए कि मास हम दोनों जगह पर 1 यूनिट लिए थे। यहां पर जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है और यहां जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, दोनों में ये ज्यादा है, यहां ज्यादा एड्सॉर्बेंट जो है वो सरफेस पे अटैच हुआ, यहां कम एक्यूमुलेट हुआ। तो ये ही चीज पूछ रहे हैं कि ये आप कैसे इंक्रीज करवा पाएंगे, कैसे आप यूनिट मास पर ज्यादा एड्सॉर्बेंट को एक्यूमुलेट करवा पाएंगे। तो इसके लिए 2 प्रोसेस है, हालांकि प्रोसेस तो बहुत है, रबिंग भी एक प्रोसेस है, लेकिन
जो दो बहुत कॉमन प्रोसेस तुमको समझ में आएगा, उसमें से एक प्रोसेस ये है कि यू कैन मेक द सरफेस रफ, यानी मेकिंग सरफेस रफ। आपका जो एड्सॉर्बेंट है उसके सरफेस को आप रफ बना देंगे। रफ बना देंगे इन द सेंस, जैसे मान लो ये कोई सरफेस था, ध्यान से समझो, और इसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होना था। तो तुम समझ पा रहे हो ये रिजेस एंड फॉरोज, ये रफनेस के वजह से है जो ज्यादा सरफेस एरिया हो गया। और यही चीज अगर स्मूथ होता तो देखो सरफेस एरिया ये होता। तुम खुद से ये समझ पा रहे हो कि जब ये रफ था तो सरफेस कितना ये दे रहा था फॉर एक्यूमुलेशन, ये पूरा। और जब ये स्मूथ कर देते हैं हम, यानी इसको फिल कर देते, तो देखो केवल ये। अब खुद ही देखो कि ये पहले रफ वाला ज्यादा अच्छा था, या ये जब हम इसको स्मूथ कर दिए यानी प्लेन कर दिए तब ज्यादा सरफेस एरिया अच्छा इन द सेंस ये। तो समझ पा रहे हो कि इस केस में देयर इज मोर सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट मीन्स, मैंने क्या कहा, एक मतलब मैंने इसका कहा कि प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एड्सॉर्प्शन पावर। एड्सॉर्प्शन पावर को इंक्रीज करना हम लोग कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट है। और दूसरे तरह से आप ये भी कह सकते हो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट के यूनिट मास का जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो जाहिर है उसका एड्सॉर्बिंग पावर बढ़ जाएगा, और हम लोग उसी प्रोसेस को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो एड्सॉर्बेंट है, अगर आप उसके पार्टिकल के साइज को छोटा कर देंगे, यानी अगर उसको पाउडर फॉर्म में बना देंगे, मेकिंग इन पाउडर फॉर्म, या स्मॉलर पार्टिकल में अगर आप उसको ब्रेक कर देंगे, पाउडर फॉर्म में कहिए या फिर कहिए कि स्मॉलर पार्टिकल के साइज में हम उसको ब्रेक कर देंगे, तो कहोगे ये कैसे समझ में आएगा। हम कहेंगे देखो, ये मान लो तुम्हारा एड्सॉर्बेंट था, इसके इस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होना था। अब बिल्कुल हम इतने ही साइज को यहां पर बना रहे हैं, लेकिन अब हम इसको ब्रेक कर दिए। इसी इतने ही कह सकते हो कि वॉल्यूम वाला एड्सॉर्बेंट था, उतना ही मास है मेरा, सेम मास, लेकिन हम इसको ब्रेक कर दिए। फिलहाल ज्यादा पार्टिकल में नहीं, मान लो 4 साइज में, 4 टुकड़े में इनफैक्ट हम इसको ब्रेक कर दिए। तो देखो पहले तुम्हारे पास सरफेस एरिया वाज दिस ओनली, अभी ये तो है, ये कहाँ गया, ये तो फ्री सरफेस अभी भी है, लेकिन उसके अलावा देखो एडिशनल क्या हो जा रहा है, ये सरफेस बच इंक्रीज हो गया ना। पहले तो ये बल्क का पार्ट हुआ करता था, अंदर हुआ करता था, ये इंक्रीज हो गया ना, ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ये पार्ट इंक्रीज हो गया, ये पार्ट इंक्रीज हो गया। बाकी जो सरफेस बाहर से जो था वो तो अभी भी है। तो इसलिए कह रहे कि अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में कर देंगे तो भी आपका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल याद करो, जब बायोलॉजी पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे कि एल्वियोलाई, जो लंग्स में जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई बहुत छोटे छोटे पार्ट में ऐसा छोटा छोटा एयर सैक है, ठीक है, लंग्स के अंदर, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते थे। तो सवाल यही है कि वहां उसको छोटा छोटा एयर सैक होने का क्या जरूरत था, एक ही बड़ा एयर सैक जो है इतना बड़ा हो जाता। तो यहाँ भी रीजन वही है कि जब आपके पास ये छोटा छोटा एयर सैक है तो देखो एल्वियोलाई का ऐसा स्ट्रक्चर है कि सरफेस एरिया इसका बहुत इंक्रीज हो जा रहा। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, यानी जो ऑक्सीजन आप कह सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी लंग्स का है वो एल्वियोलाई के वजह से इंक्रीज हो जा रहा, स्मॉलर सैक के वजह से इंक्रीज हो जा रहा, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेस। और एक दूसरा एग्जाम्पल तुम समझ सकते हो कि मान लो अगर मेरे पास एक पूरा होल, एग्जाम्पल के लिए एक पूरा होल जो है मेरे पास पोटैटो है, हमको उसको बॉईल करना है, और कोई क्या किया कि उसी को एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और उसको बॉईल करना है। तो यू विल फाइंड कि जिसका पीसेस में था ना वो तुरंत बॉईल हो जाएगा, हार्डली 5 मिनट नहीं लगेगा। जबकि तुम्हारा जो होल पोटैटो था और अगर इसका साइज बड़ा है तब तो इट विल टेक टाइम,
क्योंकि सिर्फ सरफेस ही ना हीट के लिए एक्सपोज हो पाएगा। पहले सरफेस वाला कुक्ड होगा, फिर धीरे धीरे इनर बल्क में हीट गया। जबकि यहाँ पर आपका सरफेस एरिया मोर है, यानी मोर सरफेस इज एक्सपोज्ड फॉर हीट, एंड इसीलिए जो है यहाँ कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाए। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.